हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फंक्शंस में अब हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें 1 to 1 और मतलब इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का डिस्कशन करेंगे ग्राफिकल से। ग्राफिकल मेथड अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इस बीच में अभी हम लोग कुछ नए फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे जो 11th में पढ़े हुए होने चाहिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मालूम रहते। तो आज अभी हम लोग ले रहे हैं स्टार्टिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसकी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे और सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अभी हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, y = x। इंटीजर्स अभी हम लोगों को मालूम है z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होते हैं? इस सेट को अभी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स जो रहते हैं उनको अभी हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है, दिस कैन बी रिटन एज दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, इसके बराबर जितने भी छोटे नंबर्स हैं, जितने पॉसिबल छोटे नंबर्स हैं वो सारे लिखेंगे। उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। स्मॉलर देन और इक्वल टू x का मतलब क्या है? इसके बराबर या इससे छोटे सारे पॉसिबल नंबर्स लिखेंगे और उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। या इंटीजर्स अकेला लिख लें। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या बोला है? इसके बराबर या इससे छोटे सारे नंबर्स लिख लो, इंटीजर्स लिख लो। इसके बराबर कोई इंटीजर तो नहीं है, क्योंकि ये खुद इंटीजर नहीं है। इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर्स। तो इसके बराबर या इससे छोटे सारे इंटीजर्स लिख लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x। सबसे पहले तो इसको पढ़ो, स्मॉलर देन और इक्वल टू x। इसके बराबर या इससे छोटे सारे नंबर्स लिख लो। ये लिख लिए। इनमें जो सबसे बड़ा है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5.1 अगर आपने लिया और इसको इस टाइप के ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये ब्रैकेट्स ही इसका रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखना। अगर ये ऐसा कुछ लिखा हुआ तो ये ब्रैकेट जो लगे हुए हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या करता है? अंदर वाले नंबर को इंटीजर में बदल देता है। और कौन से वाले इंटीजर में? इससे छोटे, इससे जस्ट छोटे या इसके बराबर के इंटीजर में चेंज कर देता है। तो जैसे ये 5.1 लिया तो इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा उसमें ये इसको कन्वर्ट कर देगा। तो फंक्शंस की यही खासियत होती है कि आप x को कुछ वैल्यूज देते हैं, मतलब कुछ इनपुट देते हैं। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मशीन इन विच यू आर पुटिंग सम नंबर्स। कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट मिलता है। तो आपने 5.1 डाला तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? ये अंदर वाले नंबर को इंटीजर में बदल देता है। कैसा इंटीजर? इसके जस्ट बराबर कोई इंटीजर है तो वही आंसर में आ जाएगा, नहीं तो इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 5.1 का भी हमने निकाल के बता दिया। 5.1 के बराबर कोई इंटीजर तो नहीं है, 5.1 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो 5, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसको देखो, अगर आपको 1.1 दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसके बराबर इंटीजर लिख लो। इसके बराबर कोई इंटीजर तो है नहीं, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर होगा वो इसका आंसर आएगा, 1 आएगा। 1.2 अगर लिख लें तो ये
जो है ये वाले ब्रैकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं, इसके अंदर के नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बराबर हो अगर इंटीजर तो ठीक है, अंदर वाले नंबर के बराबर कोई इंटीजर पॉसिबल हो तो वो लिख लो, नहीं तो उससे जस्ट छोटा जो आएगा वो इसका आंसर। तो अगर आप देखें ये बहुत सारे इनपुट्स, 1.1 रखो तो 1 आंसर आएगा, 1.2 रखो तो 1 आएगा, 1.5 रखो तो 1 आएगा, 1.9 अगर रख दो तो भी 1 आंसर आएगा। तो मतलब बहुत सारे इनपुट देने पर एक ही आउटपुट आ रहा है। बहुत सारे इनपुट देने पर अगर एक ही आउटपुट आता है तो ये 1 तो नहीं है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 नहीं है, क्योंकि इसमें आप किसी भी टाइप के नंबर्स रख रहे हैं, बहुत सारे टाइप के नंबर्स रख रहे हैं, 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, इन सब का आंसर 1 आ रहा है। अगर आप इसके अंदर इंटीजर ही डाल दें तो क्या होगा, तो अभी हमने बोला ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स। मतलब क्या करना है, ये वाले ब्रैकेट्स क्या करते हैं, अंदर वाले नंबर को देखते हैं, अगर अंदर इंटीजर है तो वही इंटीजर आंसर में आ जाता है। इसके अंदर वाले नंबर के बराबर कोई इंटीजर अगर है तो आंसर वही आ जाएगा, नहीं तो उससे जस्ट छोटा, ऐसा याद रखना। अब ये तो पॉजिटिव नंबर्स का बता दिया। 2.1 का हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसलिए दे दे रहे हैं, 2.1 के बराबर कोई इंटीजर पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर जो है वो 2 है। 2.5 इसका भी आंसर 2 है। तो ऐसे बहुत सारे इंटीजर्स अभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। 2 अगर ले लें तो इसके बराबर तो इंटीजर पॉसिबल है और इसका आंसर 2 ही आएगा। सो वी से दैट दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर function is a function which converts all the numbers inside into an integer। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। वो इंटीजर कैसा होगा, अगर अंदर वाला नंबर खुद एक इंटीजर है तो वही आंसर में आ जाएगा, नहीं तो जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ उससे जस्ट छोटा, उससे जस्ट छोटा। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे छोटे इंटीजर्स तो बहुत सारे होंगे। 1.2 से छोटे अगर आप इंटीजर्स की बात करो तो 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा। तो हमने बोला इससे जस्ट छोटा जो इंटीजर है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने जैसा बताया कि अगर इसके बराबर कोई इंटीजर है तो वो लिख लो, इसके बराबर अगर कोई इंटीजर है तो वो लिख लिया, नहीं तो क्या करो, इससे छोटे सारे इंटीजर्स लिख लो और उनमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने इसमें ये बता दिया, देखकर पता चल रहा है कि बहुत सारी वैल्यूज देने पर आपको एक ही आंसर मिल रहा है। मतलब 1 देने पर भी 1 आ रहा आंसर, 1.1 देने पर भी 1 आ रहा, 1.2 देने पर भी 1 आ रहा, 1.9, ऐसे बहुत सारे नंबर्स देने पर 1 आंसर में आ रहा है। उसके बाद ये सपोज ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब इसमें और सोच कर देखना, अगर आपने 2.1 रखा, ये भी 2 का भी बताया अभी हमने, 2 रखो, 2.1 रखो, 2.5 रखो, इन सब का आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1 तो नहीं है। दूसरी चीज, इसके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो कभी आंसर में नहीं आएंगे। इसके अंदर जो भी आप नंबर डालोगे इसका आंसर कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, 1.5 नहीं आएगा। ये 1.5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमने बोला ही है, इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर के नंबर जो भी आप डालोगे उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेगा, वो ढूंढेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1.1 डाला तो वो ढूंढेगा कि भाई इसके अंदर वाले नंबर जो हमें इनपुट दिया है उसके बराबर या उससे छोटे इंटीजर्स देख लो, इसके बराबर कोई इंटीजर तो नहीं है, तो इससे छोटे सारे इंटीजर्स ढूंढेगा, सारे इंटीजर्स 1, 0, -1 सारे ढूंढे और उनमें जो सबसे बड़ा है वो उसका आंसर बता देगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खासियत है। अब इसमें अभी हमें ये बता दिया कि इसका आंसर जो है हमेशा इंटीजर्स में ही आने वाला, एक चीज ये पता चल गई। अब दूसरी चीज इसमें ये पता चली कि इसमें जितने भी नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं, चूंकि सेकंड सेट भी रियल नंबर्स का है, तो सेकंड सेट में जितने भी नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं वो कभी आंसर में नहीं आएंगे। तो ये नंबर छूटे हुए हैं, तो
तो सेकंड सेट के अगर कोई नंबर छूट जाते हैं जो कनेक्टेड नहीं है, तो उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सर्जेक्टिव नहीं है। सो दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। अब ये जो फैक्ट्स हैं इसका भी हम एक ग्राफ बनाकर बता रहे हैं। ये देखना, ये ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ अगर आपको एक बार क्लियर हो गए तो सारी चीजें आगे की बहुत आसान हो जाएंगी। अब सुनना, सपोज y इज इक्वल टू ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये लिखना। अब इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर कुछ नहीं बनता है तो छोटी क्लासेस का ये वाला मेथड बड़ा काम का है। इसमें क्या करना है, आप जीरो अगर रखोगे अंदर वाले इसमें अगर जीरो डालोगे तो ये मशीन क्या करती है, अंदर वाले नंबर को प्रोसेस करती है। और प्रोसेसिंग कैसी करती है कि जो भी नंबर आप इनपुट में दोगे उसके बराबर अगर कोई इंटीजर पॉसिबल है तो ठीक, उसी को आंसर बता देगी। और अगर नहीं है, अंदर वाला नंबर इंटीजर नहीं है, तो क्या करेगी, उससे छोटे सारे इंटीजर्स ढूंढेगी और सबसे बड़ा आंसर बता देगी। तो ये जीरो एक इंटीजर है तो इसका आंसर जीरो दे देगा। अब 0.5 अगर ले लो, 0.5 अगर ले लिया तो 0.5 अगर अंदर रखेंगे तो क्या होगा, ये मशीन क्या करेगी, 0.5 अंदर रखा इसमें, तो ये क्या कर रहा है, अंदर वाले नंबर के बराबर कोई इंटीजर, देखो ये इंटीजर की तो है नहीं, तो क्या करेगी, इससे छोटे सारे इंटीजर्स ढूंढेगी। 0.5 से छोटे सारे इंटीजर्स कौन से हैं, 0, -1, -2, और उनमें जो सबसे बड़ा आएगा उसका आंसर 0, इसका आंसर आएगा। 0.9, आप कितना भी बड़ी वैल्यू ले लो, कितनी भी 1 के ज्यादा नजदीक ले लो, इसका आंसर 0 ही आने वाला है। अब अच्छे से सुनना हमारी बात। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा, 1 अगर रख दिया तो अंदर अगर 1 रख दिया तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इसकी फिर प्रोसेसिंग करेगा। 1 को कैसी प्रोसेसिंग करेगा कि इसके बराबर कोई इंटीजर अगर है, अंदर वाले नंबर के बराबर कोई इंटीजर अगर है तो वही आंसर दे देता। तो उसने तुरंत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ी, उसने अंदर वाले नंबर को देखा, अरे भाई ये तो इंटीजर है, हमें तो यही आंसर बताना। नहीं होता तो क्या करना पड़ता, 1.1 डालो, तो क्या करेगा, फिर से वही प्रोसेसिंग, देखा अंदर वाला नंबर इंटीजर है कि नहीं है, फिर क्या किया, इससे छोटे सारे इंटीजर्स ढूंढने शुरू कर दिए। 1.1 से छोटे 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा। तो फिर उसके बाद आंसर क्या बताएगा, बहुत सारे आंसर नहीं बताएगा, ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा है वो इसका आंसर बता देगा। तो 1.1 रखने पर 1 आंसर आएगा, 1.5 रखने पर 1 आएगा, 1.9 रखने पर 1 ही आएगा। और अगर आप 2 रख दोगे तो फिर से आगे का काम आपको मालूम है। 2 अगर रख दिया तो क्या होगा बेटा, अगर आपने 2 रखा तो जैसे ही आप 2 रखोगे तो इसकी प्रोसेसिंग फिर स्टार्ट हुई, और उसने देखा कि अंदर वाला नंबर कैसा है, इंटीजर है, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना। 2.1 अगर रख लो, 2.5 रख लो, है ना। तो अभी हम 2-3 एग्जांपल्स इसलिए दे दे रहे हैं क्योंकि ग्राफ बनाने में बहुत मदद रहेगी आपको। 2.1 में भी 2 आएगा, 2.5 में भी 2 आएगा, 2.9 में भी 2 आएगा, और बदल कब जाएगा, जैसे ही आप 3 रखोगे। 3 के जितने ज्यादा नजदीक आप पहुंच जाओ तो भी आंसर 2 ही आता है, लेकिन 3 जब होगा तब 3 ही आएगा। क्यों, उसका काम क्या है, वो जो भी नंबर आप इस फंक्शन में डालेंगे इनपुट के रूप में, क्या करेगा, वो देखेगा, अगर वो इंटीजर है तो उसी को आंसर बता देगा, नहीं तो उससे छोटे वाले को बताएगा। अब देखो इसका ग्राफ ध्यान से देखना बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम पहले इनको बना ले रहे हैं क्योंकि इनको समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सपोज फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है। जब तक हम बना रहे हैं थोड़ा सा सोचते रहो, अपने दिमाग की भी प्रोसेसिंग चालू रखो। अब क्या होगा, 1 पर ये वैल्यू 1 आ गई, ये पॉइंट मार्क कर लिया। 1.1 पर ये 1.1 यहाँ कहीं पर मान लिया, तो इस पर भी 1 आ गई। 1.5 पर भी 1 आ गई। मतलब ये पूरा ऐसा कुछ ग्राफ आएगा 1.9 तक, 1.99 तक, 1.9 पर भी ये 1 आ रहा है। लेकिन आप कितने भी नजदीक पहुंच जाओ, x की वैल्यू 1.99 भी ले लो, ये 2 कभी नहीं आएगा। 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 आप रखोगे, तब x की वैल्यू 2 अगर रखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। फिर 2.1 पर ये 2.1, 2.5 पर। अब इसमें ये चीज देखना अच्छे से, 2 पर एक समस्या जा सकती है कि 1.999 अगर आप बनाओ x की वैल्यू और x की वैल्यू 2 बनाओ, तो ये तो बहुत नजदीक होगा। 1.999 भी यहीं पर होगा, 2 भी यहीं पर होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां पर 2 वैल्यूज बनी हुई हैं। इस पर x की वैल्यू 2 पर 2 वैल्यूज, 2 क्यों, 2 पर 2 वैल्यूज क्यों दिख रही हैं? क्योंकि x के बहुत नजदीक अगर आप जाएंगे तो ये 2 के जैसा ही है, लेकिन ये एग्जैक्टली 2 है। तो x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2 है, तो जहां पर ये 2 है वहां पर डार्क कर लिया। और 1.999 अगर रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए यहां पर। तो ये किसी भी ग्राफ में अगर ये डार्क वाला डॉट बना हुआ है और ये खाली सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब ये रहता है कि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं। इसका मतलब क्या है, आप जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे, देखना ध्यान से, x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे y की वैल्यू 1 आती जाएगी। 1.1 पे भी 1 है, 1.2 पर भी 1 है, 1.3 पर भी 1 है। अब 2 के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे तो ये 2 नहीं है, इसका आंसर जो है 1 ही आएगा। सॉरी, x की वैल्यू 2 के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे तो भी इसका आंसर 1 ही आने वाला है। लेकिन x की वैल्यू अगर 2 ले लें आप, x की वैल्यू 2 अगर आपने ले ली तो x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 2 आएगी। तो अब इसमें अभी हम लोग ये बोलेंगे ये वैल्यू कहां पर इंक्लूड करनी है, वहां पर एक डार्क सर्कल बना देना है। अब इसके बाद देखो, ये 3 y की वैल्यू 3 कहां पर आएगी, ये कुछ ऐसे ग्राफ्स आएंगे, ऐसा लगेगा स्टेप जैसे। ये एक एम्प्टी सर्कल, ये 3 वाली वैल्यू कहां पर इंक्लूड होगी, x की वैल्यू इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू इक्वल टू 3 आएगी। और इसी के हिसाब से अगर अभी हम लोग देखें तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.5 पर भी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0.5 पर भी y की वैल्यू 0। तो यहां पर ये ऐसी लाइन आएगी। तो ये जो इसका ग्राफ है ये ऐसा कुछ आएगा। ये नेगेटिव साइड का आप बनाकर देख लेना। अब इसमें देखो, ये इसका ग्राफ है, इसको अभी हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप फंक्शन। इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टेप्स के जैसा दिख रहा है। अब इस ग्राफ को देखकर बताओ, ग्राफ को देखकर डोमेन और रेंज अभी हम लोग बता सकते हैं। क्या है इसकी डोमेन और रेंज? डोमेन कहां पर बोलते हैं, अभी हम लोग एक्स एक्सिस पर मिलता है, एक्स को कौन सी वैल्यू दे पा रहे हैं,
तो आपको जो मन में आए वो एक्स रख सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू इंक्लूडेड है नहीं है ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जैसे अभी हम लोग कोई भी ग्राफ देखें, ये वाले ग्राफ को, तो इसमें आपको एक्स की किसी भी वैल्यू को रखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब वाई की क्या वैल्यूज आ रही हैं, वो रेंज रहेगा। रेंज क्या है, आप देखो आंसर, वाई की वैल्यू ये कभी नहीं आ रही, 0.5 कभी नहीं आ रही, y की वैल्यू 1 आ रही है या फिर 2 आ रही है या फिर 3 आ रही है। तो इसकी रेंज क्या है, रेंज यानी जो आंसर्स आ रहे हैं वो इंटीजर्स ही आ रहे हैं। और डोमेन क्या है, डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं। अब इसमें इस फंक्शन को अगर आप रियल नंबर्स को रियल नंबर से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, दो सेट अगर आपने रियल नंबर्स को रियल नंबर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसके सारे पहले सेट के सारे नंबर्स तो कनेक्ट हो जाएंगे, पहले सेट के सारे नंबर्स तो कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ इंटीजर्स कनेक्ट होंगे, जो नॉन इंटीजर्स हैं वो किसी से कनेक्ट नहीं होंगे। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू रखने पर 1.1 आंसर में नहीं आएगा। तो 1.1, 1.5 ये जो नंबर्स हैं वो किसी से कनेक्टेड नहीं रह जाएंगे, तो ये ऑन टू भी नहीं है। और 1 या इंजेक्टिविटी चेक करने का तरीका अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई ग्राफ ऐसा कुछ है, तो इसमें अगर आप ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ करोगे, वो ग्राफ को केवल अगर एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो वो 1 1 है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है तो 1 1 नहीं है, मैनी टू 1 है। अब इसमें आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये देखो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो कितनी जगह कट कर रही है, बहुत सारी जगह कट कर रही है। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को बहुत सारी जगह कट कर रही है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन भी इस ग्राफ को कई जगह कट कर रही है। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत जगह कट करे, जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर रही है, अगर आपको ग्राफ जो है ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये साइन का ग्राफ होता है, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कई जगह कट कर रही है, मैनी टू 1 है। तो मैनी टू 1 कब होता है, जब 2 जगह कट कर ले या 3 जगह कट कर ले या ज्यादा जगह कट कर ले। और एक और ट्रिक जैसे ही इसको याद रखना कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ही आ रही है, जैसे बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो ये मैनी टू 1 हो गई। मैनी टू 1 क्यों होगा, देखो 0 डालने पर 0 आ रहा, 0.5 डालने पर 0 आ रहा, 0.9 डालने पर 0 आ रहा, बहुत सारे इनपुट पर एक ही आंसर आ रहा है। ठीक, चल, तो इसमें अभी हम लोग क्या पता चल गया कि ये फंक्शन कैसा है, ये ना तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक, अब इसमें अब 1 1 और ऑन टू नहीं, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। कुछ हम ग्राफ जो हैं कोशिश करेंगे आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट है आगे यूज होने हैं, क्योंकि ये बेटा ये अभी कुछ लोगों को लगेगा कि क्यों कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है। पहली चीज एक्सरसाइज 1.2 में है, ये शायद क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो ये वैसे भी काम का है और ये आगे कंटिन्यूटी में भी यूज होगा और डिफरेंशिएबिलिटी में भी यूज होगा, है ना, इसलिए अभी हमने आपको बता दिया। और भी कई चीजें ऐसी हैं जो बताएंगे, जो हो सकता है शायद आपको बुक्स में ना हो, लेकिन आपको आगे कोर्स में सिलेबस में यूज हो, इसलिए अभी हम लोग कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ये मिसलेनियस का। इसमें F इज कनेक्टिंग फ्रॉम R टू R, रियल नंबर्स को रियल नंबर से कनेक्ट कर रहा है
और एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 10x प्लस 7 है। फाइंड द फंक्शन g, फाइंड g विच कनेक्ट्स r टू r, r को r से कनेक्ट कर रहा है, सच दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी फंक्शन है। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या है ये अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई आइडेंटिटी फंक्शन उसको बोलते हैं, आई अगर आप लिखें इसको भी हम आई एक्स लिख दे रहे हैं, आई एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स जो है एक्स से ही रिलेट हो रहा है। अगर आप 1 इनपुट देंगे तो 1 आंसर में आ जाएगा, 2 अगर दे देंगे तो 2 आंसर में आ जाएगा। और इसका ग्राफ भी बहुत ईजी है, 1 अगर देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 अगर देंगे तो 2 आंसर में आ जाएगा, 0 अगर देंगे तो 0। तो ये ऐसे कुछ आंसर में आएगा, इसका ऐसे कुछ आंसर आएंगे। और ये आइडेंटिटी फंक्शन, और ये इसका ग्राफ भी बना दिया। तो ग्राफ देखकर अभी आप कुछ बता सकते हो क्या? ग्राफ देखकर आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। भाई एक्स की कौन सी वैल्यूज दे सकते हो, वो डोमेन है। तो इसमें एक्स की क्या वैल्यूज दे सकते हैं, वो डोमेन है। तो अभी हम लोग मालूम है एक्स की आप जो चाहें वो वैल्यूज रख दें। आंसर क्या आएगा? आंसर वाई एक्सिस पर मिलेगा, तो वाई एक्सिस पर भी कुछ भी वैल्यूज आ रही है। अब इसमें आपको देखकर ऐसा लग रहा होगा कि भाई सभी में तो ऐसा होता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता। ये साइन वाले ग्राफ में देखो, एक्स को क्या वैल्यूज दे सकते हैं? भाई एक्स को कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन वाई जो आंसर आ रहा है वो किस किस के बीच में आता है? वो +1 और -1 के बीच में। तो डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज इसका, रेंज किसको बोलते हैं? जो वाई एक्सिस पर है, मतलब +1 और -1 के बीच में, है ना। तो अब इस प्रॉब्लम में क्या बताना था आपको कि एफ ओ जी और जी ओ एफ किसके बराबर है? आई के बराबर है। तो अब हम लोगों को एफ ओ जी अगर आई के बराबर है, मतलब एक्स के बराबर है, तो मतलब एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छे से सुनना हमारी बात को, एफ ऑफ जी एक्स, एफ में एक्स की जगह जी एक्स रख दो। ये तो बहुत सारे फंक्शंस में, बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी हम लोग कर ही चुके हैं कि भाई एक्स की जगह अगर 2 रखना है तो f2 लिखा जाएगा। ये f2 कैसे मिलेगा? 10 × 2 + 7। 10 अगर चाहिए तो f of 10 विल बी इक्वल टू 10 × 10 + 7। और हमें f of gx चाहिए, तो x की जगह आपने कितना gx रख दिया। तो फंक्शन में x की जगह gx अगर आप रख दें तो देखो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा? 10 of gx, 10 of gx, 10 of gx + 7। और ये किसके बराबर है? ये x के बराबर क्यों है? ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है देखो अच्छे से, प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि एफओजी और जीओएफ दोनों आई के बराबर है। तो आई अभी हम लोगों को मालूम है। अब देखो आगे, इससे gx की वैल्यू मिल जाएगी, 10 of gx will be equal to x - 7. So g of x will be equal to x - 7 divided by 10. और इसमें एक और चीज याद रखना कि आप f में g इनपुट दे दिया या g में f इनपुट दे दिया और x अगर आंसर में आ रहा, f में g इनपुट अगर दे दिया और या g में f इनपुट अगर आपने दे दिया और x अगर आंसर में आ रहा है, तो सोच कर देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्स होंगे। इनवर्स फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? हम आपको याद करा दें। क्या? सपोज ये f है जो x को किससे कनेक्ट कर रहा है? fx से कनेक्ट कर रहा है। तो इनवर्स क्या करता है? इनवर्स क्या करता है? अगर ये f x को fx में कन्वर्ट कर रहा है तो इनवर्स क्या करता है? अगर आपने x में f लगा दिया तो fx आंसर आएगा, और इसमें
एफ इनवर्स लगा दिया तो क्या एफ एक्स किससे कनेक्ट हो जाएगा, एक्स से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर। तो अभी हमने ये बोला ये इनवर्स की प्रॉपर्टी ही होती है कि एफ इनवर्स में एफ लगा दिया तो एक्स आंसर में आएगा, या एफ में एफ इनवर्स लगा दिया तो एक्स आंसर में आएगा। तो इसको देखकर अभी हम लोग ऐसा भी कह सकते थे एफ ओ जी और जी ओ एफ अगर एक्स के बराबर है या आई के बराबर है तो एफ और जी जो है एक दूसरे के इनवर्स है। तो इस प्रॉब्लम में एक्चुअल में क्या करना है, आपको इनवर्स ही निकालना है, लेकिन इनवर्स निकालने का जो इन्होंने तरीका पूछा वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी किताबों में ये एक मेथड भी यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है कि अगर आपको इनवर्स निकालना है तो वो लोग ऐसा लिख लेते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को इक्वल टू एक्स, और इससे एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हम एक आध प्रॉब्लम में आपको और आगे समझा देंगे ये वाला मेथड। ठीक है, लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स सब जगह रखना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है बच्चों को। जैसे इसी में देखो, अगर आपको एफ इनवर्स अगर आपको ऐसा निकालने को बोले तो फंक्शन लिखा है, एफ तो लिखा है, एक्स की जगह ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है एफ के बाद एक्स, तो एफ के बाद एफ इनवर्स एक्स रख दिया। तो एक्स की जगह आपको क्या रखना है, एफ इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू 10 एफ इनवर्स एक्स प्लस 7, और एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होता है, ये एक्स के बराबर होता है, तो इससे देखो एफ इनवर्स एक्स निकल आएगा। तो ये तरीका भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। हमने आपको बता इसलिए दिया क्योंकि कहीं पर अगर आप देखें किसी किताब में या नेट पर आपको लगे यार ये चीज़ तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो हमने आपको बता दिया कि एफ इनवर्स एक्स निकालने का ये भी एक तरीका है। एक आध प्रॉब्लम में और बता देंगे, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 7/10। हमने जैसा बताया इनवर्स निकालने का तरीका क्या बताया आपको, इनवर्स निकालने के लिए आप इसको इक्वल टू वाई रख दो, सिंपल, फिर एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, बहुत सिंपल है, एक्स विल बी इक्वल टू वाई माइनस 7/10, एफ इनवर्स एक्स आ गया। एफ इनवर्स एक्स अगर निकालना है तो फिर वाई की जगह एक्स रख दो। तो ये तरीका फॉलो किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ये बताना, देखो जरा अच्छे से कर पाएंगे क्या। एफ ऑफ एफ एक्स अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स की जगह एफ एक्स रख दो, तो ये आ जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एफ एक्स प्लस 2। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। एक तरीका ये भी है कि आप इसको फैक्टराइज करके लिख लेना, हमें पर्सनली ये ठीक लग रहा है, x-1 और x-2। तो अब आप इसमें अगर आप रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 1, एक्स की जगह अगर एफ एक्स रखा और एफ एक्स माइनस 2। ज्यादा जल्दी, ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स माइनस 1 कितना आएगा बेटा, नहीं तो मेहनत करते रह जाते।
ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 2, सॉल्व करो। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। और इसमें फाइनली क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसमें से x कॉमन मिलेगा, x को अगर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 3। तो एफ ओ एफ एक्स की वैल्यू इतनी कुछ आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।